Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our another lecture and growth of bacteria. On solid surfaces we have already discussed in the previous lecture. Now today from this lecture we are going to start growth of bacteria in liquids. So when grown in liquids, the bacteria being the colloidal dimension and sometimes highly motile are dispersed evenly through the fluid. तो क्योंकि ये कोलाइडल डायमेंशन यानी ये कि मूव कर रहे होते हैं हर तरफ, ये यानी आपस में कोलाइड करते हुए, तो हाईली मोटाइल होते हैं, तो ये डिस्पर्स होते हैं लिक्विड के अंदर यानी फैले हुए होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल सेल्स, और क्योंकि ये अलग अलग होके जो है वो पूरे मीडिया में जो है वो लिक्विड मीडिया में डिस्पर्स हुए हुए होते हैं, तो इसमें ये होता है, इनको ये बेनिफिट होता है कि फिर इनके लिए लिक्विड मीडिया हर एक के लिए इक्वली अवेलेबल होता है, यानी हर एक को एक्सेस होता है बराबर का कि वो मीडिया उसको यानी न्यूट्रिएंट्स उसको मिल सके. व्हेन कंसीडरिंग ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन लिक्विड, इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर whether the environment is closed or open with respect to acquisition of fresh nutrient. अब यहाँ पे एक और बात कर रहा है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन इसमें जो ग्रो करती है लिक्विड मीडिया में, ये इस पर भी डिपेंड करेगी कि वो एनवायरनमेंट कैसा है, वो एक क्लोज एनवायरनमेंट है या ओपन एनवायरनमेंट है. क्लोज एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे एक सर्टेन लिमिट तक होंगे, और न्यूट्रिएंट्स जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे यानी सारे इस्तेमाल में आ जाएंगे, तो उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती चली जाएगी, और उसके बाद जो होगा फिर वो बैक्टीरिया जो होगा वो उसकी ग्रोथ स्टॉप होना शुरू हो जाएगी. और ओपन मीडिया या ओपन एनवायरनमेंट क्या होगा, जिसमें मुसलसल उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट की सप्लाई जारी है, तो उसकी ग्रोथ मुसलसल बढ़ती ही चली जा रही है, जैसा कि हम अभी आगे इसको पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं. क्लोज सिस्टम्स. Closed systems are typified by batch culture in closed glass flask, यानी ग्लास फ्लास्क होगा और वो क्लोज होगा, बंद होगा, उसमें जो है वो ये बैक्टीरियल कल्चर जो होगा वो बैच कल्चर जो होगा वो ग्रो करेगा. इन दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर रिटेन, यानी जो बैक्टीरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बना रहा है मेटाबॉलिज्म के बाद वो भी वहीं रहेंगी. एंड ऑल द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ. शुरू में तो तमाम न्यूट्रिएंट्स बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ पर मौजूद होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते चले जाएंगे, और फिर उससे ये होगा नुकसान कि बैक्टीरिया की ग्रोथ भी स्लो होती जाएगी, और जब न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उस वक्त जो है वो ये फर्दर ग्रोथ बैक्टीरिया नहीं कर सकेंगे. इसके बरक्स जो ओपन सिस्टम है, अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम हैव ए कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ फ्रेश न्यूट्रिएंट. जैसा मैंने बात किया था कि ओपन सिस्टम में मुसलसल फ्रेश न्यूट्रिएंट की सप्लाई जारी है, एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट जो उसके मेटाबॉलिज्म के में बन रही है वो भी वहाँ से रिमूव की जा रही है. तो उस वजह से जो है ना वो बैक्टीरिया जो होगा वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा इस ओपन सिस्टम में, और उसकी ग्रोथ जो होगी वो सप्रेस या ख़त्म नहीं होगी. अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट का क्यों यहाँ पर तस्करा किया जा रहा है? बैक्टीरिया की वेस्ट प्रोडक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बाज़ दफ़ा जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बैक्टीरिया वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, वही वेस्ट प्रोडक्ट बैक्टीरिया को किल भी करने लगती है. तो इस वजह से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल बैक्टीरिया की जो है उसके सराउंडिंग में से रिमूव होना ज़रूरी है. तो इसलिए जो है ख़ास तौर पे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का तस्करा किया जा रहा है ओपन सिस्टम में, और मुसलसल जो है न्यूट्रिएंट की सप्लाई वहाँ पर जारी होगी. नाउ लिक्विड बैच कल्चर इन क्लोज सिस्टम और क्लोज फ्लास्क जिसके अंदर इसको हम ग्रो कराएंगे. फिगर 3.8 शोज़ द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो हम अभी थोड़ी देर में फिगर 3.8 देखेंगे अगली स्लाइड पे कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है क्लोज्ड बैच कल्चर में, लिक्विड बैच कल्चर में. तो दैट शोज़ द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्टेन्ड व्हेन ए स्मॉल सैंपल ऑफ बैक्टीरिया इज प्लेस्ड विद इन ए सूटेबल लिक्विड, यानी कुछ बैक्टीरिया की क्वांटिटी ली गई और उसको एक सूटेबल लिक्विड में मीडिया में डाल दिया गया, लिक्विड मीडिया में. ग्रोथ मीडियम हेल्ड इन द ग्लास वेसल, और फिर उसके बाद उसमें रखने के बाद उस ग्लास वेसल को क्लोज करके रख दिया गया.
उसके बाद एज द इंक्रीज इन सेल नंबर्स इज एक्सपोनेंशियल, शुरू में जो होगी वो सेल की काउंट बढ़ती चली जाएगी 1 2 4 8 16 एक्सेट्रा, इसी तरीके से जैसे 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी. देन ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ एक लॉगरिदमिक प्लॉट ऑफ सेल नंबर अगेंस्ट टाइम्स गिव ए स्ट्रेट लाइन. तो जो बी ग्राफ में जो बी है वो एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा होगा जो बता रहा होगा कि लॉग इंक्रीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रही है और सेल नंबर्स की तादाद, बैक्टीरियल सेल्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है. फिर क्या होगा, दिस पीरियड इज ऑफन रेफर टू एज द लॉगरिदमिक ग्रोथ फेज. जब ये इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होगी तो और ग्रोथ तेज़ी से हो रही होगी तो इसको हम लॉगरिदमिक ग्रोथ फेज कहते हैं. ड्यूरिंग विच द जनरेशन और डबलिंग टाइम में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द लाइन. और अगर हम उस लाइन के स्लोप को कैलकुलेट कर लें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो बन रही है उसमें कितना टाइम लग रहा है. तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसके ज़रिए हम लाइन के स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं. स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं हम दो वैल्यू लेते हैं एक्स एक्सिस पे और उसी की करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू लेते हैं वाई एक्सिस पे. उसके बाद फिर जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसका डिफरेंस ले लेते हैं दो वैल्यू का और एक्स एक्सिस की वैल्यू का डिफरेंस ले लेते हैं और फिर उसके बाद स्लोप की वैल्यू निकल आती है. तो उस तरह से हम जो है ये स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं. और यहाँ पर क्योंकि एक साइड पे जो एक्स एक्सिस होगा उस पर टाइम होगा और वाई एक्सिस पे ग्रोथ होगी तो ग्रोथ वर्सेस टाइम यानी ग्रोथ पर यूनिट टाइम हमें मिल जाएगा कि कितनी ग्रोथ हो रही है एक यूनिट टाइम में. हाउएवर द एक्सपोनेंशियल फेज इज प्रीसीडेड बाय ए लैग पीरियड ए. और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज के बाद एक और पीरियड आ जाएगा जो कहलाएगा लैग पीरियड और जो ग्राफ में ए से जाहिर किया जा रहा है. उसमें क्या होगा लैग पीरियड में, ड्यूरिंग विच टाइम द इनोकुलम यानी जो बैक्टीरिया की स्मॉल क्वांटिटी ऐड की गई थी एडेप्ट इट्स फिजियोलॉजी टू दैट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑन द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स. तो अब वो जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे बचे हुए हैं उसके हिसाब से वो एडेप्टेशन करेगा क्योंकि ज़िंदा तो रहने की वो कोशिश करेगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की तादाद या क्वांटिटी अब कम होती चली जा रही है. उसके बाद क्या होगा, एज ग्रोथ प्रोसीड्स जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम, जो न्यूट्रिएंट्स थे वहाँ पे वो कंज्यूम होते चले गए एंड वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट और वेस्ट मटेरियल जमा होता जा रहा है. अब क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जारी नहीं रह सकती और वेस्ट मटेरियल भी जमा हो रहा है क्योंकि ओपन सिस्टम में हम ये कर रहे थे कि वह न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी मुसलसल जारी थी और वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव कर रहे थे. लेकिन क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और वेस्ट मटेरियल बढ़ता जा रहा है. तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, दिस हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और इसके नतीजे में ग्रोथ रेट जो होगा वो बैक्टीरिया का रिड्यूस हो जाएगा. लेट लॉगरिदमिक फेज, जिसको लेट लॉगरिदमिक फेज कहा जाएगा, टूवर्ड्स एंड इवेंचुअली हॉल्ट, और यहाँ तक कि एक वक्त आ जाएगा कि ग्रोथ फर्दर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी. उस फेज़ को हम कहेंगे स्टेशनरी फेज़ या फेज़ सी. तो इस तरह से ये बैक्टीरियल ग्रोथ चल रही होगी. तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो शुरू की जो ग्रोथ है लॉगरिदमिक प्लॉट यानी जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है यानी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है वो है लॉग ग्रोथ फेज़ और इसको बी लाइन से जाहिर किया जा रहा है. उसके बाद जब ग्रोथ स्लो हो जाएगी, जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे और वो एडेप्टेशन कर रहा होगा और ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी तो वो लैग पीरियड यानी ए पीरियड कहलाएगा. और उसके बाद फिर जब ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और हॉल्ट हो जाएगी तो वो स्टेशनरी फेज़ या सी फेज़ कहलाएगा. उसके बाद क्या होगा, starvation during the stationary phase will eventually lead to the death of some of the cells and adaptation to a dormant state in others. उसके बाद starvation शुरू हो जाएगी. starvation में क्या होता है कि बैक्टीरिया को अब क्योंकि फूड तो नहीं मिल रहा, वेस्ट प्रोडक्ट भी जमा हो गई, तो वो उसने अपना जो वहाँ पर फूड जमा किया हुआ होता है थोड़ा बहुत उसको यूज़ करेगा. उसके बाद फिर जो बैक्टीरिया की वो जो फूड भी कंज्यूम हो जाएगा तो फिर उसके बाद बैक्टीरिया की डेथ होना यानी उसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म, जो
स्टेशनरी फेज था उससे भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कुछ बैक्टीरिया डोरमेंट हो जाएंगे, यानी स्पोर बनाते चले जाएंगे, एंडोस्पोर बना लेंगे, यानी डोरमेंट स्टेट में चले जाएंगे, तो उसको हम डिक्लाइन फेज या फेज डी भी कह रहे होंगे। ये है वो डायग्राम कि जैसे ये इनिशियल फेज है, यहाँ से ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई, बढ़ती चली गई, फिर ये स्टेशनरी फेज आ गया और फिर ये डिक्लाइनिंग फेज आ गया। सो दिस इज टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इन क्लोज बैच लिक्विड कल्चर। ए लैग और एडेप्टिव फेज, बी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फेज, सी स्टेशनरी फेज एंड डी इज द डिक्लाइनिंग फेज, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है और पढ़ा है। नाउ ग्रोथ इन ओपन कल्चर, ये तो हो गया क्लोज सिस्टम की बात हो गई। अब हम आते हैं ओपन कल्चर में कैसे ग्रोथ होगी, ओपन सिस्टम में कैसे ग्रोथ होगी। एक्सेप्ट अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ फीस्ट फेमाइन। फीस्ट फेमाइन क्या होता है? टू मच और टू लिटिल, यानी फीस्ट फेमाइन हम कहते हैं कुछ भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मकदार होना या कोई भी चीज़ की बहुत कम मकदार होना। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन एसोसिएशन विथ ह्यूमंस एंड इन आवर एनवायरनमेंट इज सब्जेक्ट टू ए ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाइल्यूशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमारी बॉडी में भी होता है कि हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करने लगता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई भी मिल रही होती है और उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी वहाँ से रिमूव हो रहा होता है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज गवर्न्ड बाय द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द पॉपुलेशन साइज। और इस सर्कमस्टेंसेस में ओपन कल्चर में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी वो डिपेंड कर रही होगी, यानी वो पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी वो डिपेंड करेगा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कितनी है और वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल कैसे है। जितना ज़्यादा तेज़ी से न्यूट्रिशन की सप्लाई जारी होगी, जितनी ज़्यादा तेज़ी से उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड के ज़रिए रिमूव हो रहा होगा बैक्टीरिया के सराउंडिंग में से, उतनी ही ज़्यादा जो उसका पॉपुलेशन का साइज़ होगा बैक्टीरिया का, यानी उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो हाई होगा, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया की तादाद उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया इन अवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, रिसीव ए मोर और लेस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड एंड एक्सेस बैक्टीरिया आर वॉइडेड विद द फीसेस। और यही वजह होती है कि हमारे इंटेस्टाइन में जो एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि उसको वहाँ पर मुसलसल फूड की सप्लाई जारी होती है, तो बैक्टीरिया बहुत एक्सेस क्वांटिटी में जमा बन जाते हैं और वो फीसेस यानी स्टूल में भी अपीयर हो जाते हैं। अगर हम देखें, इंडीड बैक्टीरिया मेकअप मोर देन 90% ऑफ द ड्राई मास ऑफ फीसेस, यानी फीसेस या स्टूल का में अगर देखें तो मोर देन 90% उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिनकी ग्रोथ वहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे ओपन मीडिया है और बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। तो ओपन कल्चर में ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पर जो है वो फूड की सप्लाई मुसलसल जारी है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है, तो उस वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि हम अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देख सकते हैं कि जहाँ पे फूड जो है वो मुसलसल सप्लाई जारी है, जिसकी वजह से स्टूल में या फीसेस में मोर देन 90% बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। नाउ ग्रोथ एंड जेनेटिक एक्सचेंज। अब हमने ग्रोथ पे बात कर ली कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है और ओपन सिस्टम में कैसे होती है, क्लोज सिस्टम में कैसे होती है। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ जो ये अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या प्लाज्मिड जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है, अब चाहे वो रेजिस्टेंस के हवाले से हो, एंटीबायोटिक से, कोई और इन्फॉर्मेशन के हवाले से हो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं या क्या प्रोसेस हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिक एक्सचेंज करता है। तो उसके 3 प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, नंबर 2 ट्रांसडक्शन प्रोसेस एंड नंबर 3 कॉन्जुगेशन प्रोसेस। इन 3 प्रोसेस के ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक जनरेशन से या एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफ़र करता है। अब हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट का नाम है, नोटिस दैट ए कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, यानी वो बैक्टीरिया जो कि नमोनिया लंग इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट हैड म्यूटेटेड, यानी इनमें के जीन में म्यूटेशन हो जाती है, टू बिकम डेफिशिएंट इन कैप्सूल प्रोडक्शन, और म्यूटेशन के बाद फिर इसका जो कैप्सूल जो बनाने वाला जीन होता है वो म्यूटेट हो जाता है और इसमें कैप्सूल प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है।
and could be restored to its normal capsulated form by incubation with a cell free filtrate taken from the culture of the normal strain. फिर उसके बाद ये देखा कि वो स्ट्रेप्टोकोकाई जिसमें म्यूटेशन हुई और उसके बाद उसने कैप्सूल की प्रोडक्शन स्टॉप कर दी. अब यानी ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया बैक्टीरिया बन रहे हैं लेकिन इनमें कैप्सूल नहीं बन रहा. लेकिन इसमें कैप्सूल बनना दोबारा शुरू हो जाता है. वो किस तरीके से कि हमने क्या किया कि कुछ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया लिए वो वाले जो कि अब कैप्सूल नहीं बना रहे यानी म्यूटेटेड है, और कुछ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया वो लिए, ऐसे बैक्टीरिया लिए जो कि कैप्सूल बना रहे हैं. दोनों को एक ही मीडिया में साथ रखा और एक ही मीडिया में दोनों को ग्रो कराया. तो पता चला कि जो बैक्टीरिया जो कैप्सूल नहीं बना रहे थे अब उन्होंने दोबारा वो कैप्सूल बनाना शुरू कर दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैप्सूल फॉर्मिंग स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया थे उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया उनको जो कि डेफिशिएंट हो गए थे यानी म्यूटेटेड हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने दोबारा कैप्सूल बनाना शुरू कर दिया. द प्रोसेस हैज़ बिकम नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. और इस तरह से जब हमने एक साथ रख के ग्रो कराया और इस तरह से जब वो उसकी जो वो म्यूटेटेड फॉर्म रिवर्स हो गई और वो रिटेन हो गया, दोबारा नॉर्मल स्ट्रेन में आ गया और कैप्सूल बनाने लगा, तो इस प्रोसेस को से जब हमने इसको ग्रो किया तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज़ लाइकली टू अकर नेचुरली इन सिचुएशंस सच एज सेप्टिक एब्सेसेस एंड इन द बायोफिल्म. यानी सेप्टिक एब्सेस क्या होते हैं? जैसे कोई ज़ख़म हुआ और वहाँ पे पस भर गया और वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और वहाँ पे जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट कैप्सूल फॉर्मिंग है, कुछ विद कैप्सूल फॉर्मिंग है. वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. बायोफिल्म में हो सकता है वेयर हाई सेल डेंसिटीज़ आर एसोसिएटेड विद डेथ एंड लिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. और क्योंकि सेप्टिक एब्सेस एक क्लोज सिस्टम है तो वहाँ पर सेल्स की डेथ भी होती है और फिर लिसिस भी होता है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल फिर एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है और नए सेल्स बनते हैं. तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसके नतीजे में एक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर रहा होता है. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको यूटिलाइज़ किया गया एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग जीन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ताकि उन बैक्टीरिया से कोई बेनिफिट यानी बायोलॉजिकल बेनिफिट लिया जाए. जैसा कि हमने इंसुलिन का जीन लिया और उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ कंबाइन किया और उसको फिर हमने एंटर कर दिया फंगस के न्यूक्लियस में यानी उसके डीएनए के साथ अटैच कर दिया. फिर उसके बाद जब हमने फंगस की ग्रोथ की तो उसने जब ग्रो किया तो उसने ये बैक्टीरियल डीएनए को भी बनाया और जो उसका डीएनए का जीन था यानी इंसुलिन का उसने वो भी बनाना शुरू किया. तो इस तरह से ये ट्रांसफरिंग ऑफ जीन यानी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को यूटिलाइज किया गया कमर्शियल पर्पस के लिए. अच्छा, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन प्रोसेस. अब ये क्या प्रोसेस है? देयर इज ए ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस. कुछ वायरसेस हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं. अच्छा, ये क्या होते हैं? विच हैव बैक्टीरियल सेल्स एज देयर होस्ट. यानी इनको ये वो वायरसेस हैं जिनको बैक्टीरिया चाहिए होता है अपनी लाइफ को फर्दर प्रोसीड करने के लिए यानी अपनी रेप्लिकेशन के लिए. क्योंकि वायरसेस का हमें पता है कि ये एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में किसी सरफेस पर रेप्लिकेट नहीं हो सकते. इनको एक होस्ट सेल, एक लिविंग सेल चाहिए होता है जिसके अंदर ये फर्दर ग्रोथ करके मल्टीप्लाई होते हैं और फर्दर डिवाइड होते हैं. तो अब क्या होता है कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन सेल के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं एनिमल सेल के अंदर ग्रो करते हैं, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनको बैक्टीरिया चाहिए होता है और ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होते हैं. तो ये जो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस की, ये वो वायरसेस हैं जिनका होस्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल होता है. दीज बैक्टीरियोफेजेस इंजेक्ट वायरल डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स. इन बैक्टीरियोफेजेस में क्या होता है, वायरसेस में क्या होता है, ये अपना डीएनए होस्ट सेल यानी बैक्टीरियल डीएनए के में इंजेक्ट कर देते हैं. उससे क्या होता है, द वायरल डीएनए इज देन रेप्लिकेटेड. उसके बाद वायरल डीएनए रेप्लिकेट होगा यानी दोनों का बैक्टीरिया और वायरस का डीएनए कंबाइन हो गया, अब वो रेप्लिकेट होगा.
उसके बाद क्या होगा, एंड ट्रांसक्राइब्ड यानी इसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट एंड असेंबल्ड इनटू द न्यू वायरल पार्टिकल्स। और अब उसके बाद जब ये इसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो उस बैक्टीरिया के अंदर नए वायरल पार्टिकल्स असेंबल्ड या फॉर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब उस बैक्टीरिया के अंदर न्यू वायरल पार्टिकल्स बन गए, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द होस्ट सेल बिकम लाइज, यानी वो बैक्टीरियल सेल लाइज यानी ब्रेक हो जाएगा, इन ऑर्डर टू रिलीज द वायरल प्रोगेनी, यानी जो छोटे छोटे वायरल पार्टिकल्स हैं उनको, वायरल प्रोगेनी है उनको वो रिलीज कर देगा। बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस रादर देन enter a replication cycle, the viral DNA becomes incorporated by recombination into the chromosomes of the bacterium। या फिर ये होगा कि या तो बैक्टीरियल सेल लाइस हो जाएगा और उसके अंदर से ये प्रोगेनी निकल जाएंगे, या फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा कि जो वायरल डीएनए है और डीएनए ऑफ बैक्टीरिया जो होगा वो कंबाइन हो जाएगा, दोनों के कंबाइन क्रोमोसोम होंगे, और उसके बाद जो होगा फिर वो बैक्टीरिया, जैसे जैसे बैक्टीरिया भी डिवाइड होगा और वायरस भी डिवाइड होंगे, यानी दोनों डिवाइड होंगे। दिस इज नोन एज टेम्परेट स्टेज, यानी जब ऐसे होगा ये दोनों डिवाइड होंगे तो हम उसको टेम्परेट स्टेज कहेंगे। उसमें क्या होगा, द वायरल डीएनए दस फॉर्म पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एंड विल बी कॉपीड टू ऑल डॉटर सेल्स। जैसे मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के डॉटर सेल्स बनेंगे, तो यानी बैक्टीरिया भी डिवाइड हो रहा है साथ साथ और वायरस भी साथ साथ उसके अंदर डिवाइड होते चले जा रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कि म्यूचुअली एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, इसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं, जबकि बैक्टीरियो फेज में लिसिस होगा बैक्टीरियल सेल का। सब्सिक्वेंट टेम्परेट इन्फेक्शन कॉज बाय द लेटर वेरियन will result in this bacterial DNA having moved between the cells, a process of gene movement known as transduction। अब क्योंकि एक वायरस में एक बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस और बैक्टीरिया का डीएनए रिकॉम्बाइंड हो गया, फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हो गया। अब वो जब डिवाइड हो रहा है तो फिर जो दूसरा सेल बन रहा है उसके अंदर भी वो वाला डीएनए मौजूद है जो कि अब नया बैक्टीरियल सेल और नया वायरस सेल बनाएगा। तो इस तरह से जो एक सेल से दूसरे सेल में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो डिफरेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉन्जुगेशन। अब हम तीसरे प्रोसेस पर आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन पे। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन इज थॉट टू हैव इवॉल्व थ्रू ट्रांसडक्शन, यानी ट्रांसडक्शन जो पिछला प्रोसेस हमने पढ़ा गए कि जिसमें डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, या एक बैक्टीरिया से जो 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं उसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा है और उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा रहा है, जो टेम्परेट फेज जा रहा है, तो उसको जो है वो हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ये काफ़ी हद तक कॉन्जुगेशन उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड रिलेट टू द जनरेशन ऑफ डिफेक्टिव वायरल डीएनए, और इसके अंदर जो जनरेशन होगी वायरल डीएनए की वो थोड़ी डिफेक्टिव वायरल डीएनए है। दिस कैन बी ट्रांसक्राइब टू प्रोड्यूस सिंगुलर वायरल का एलिमेंट विच कैन नॉट असेंबल और लाइज द होस्ट सेल्स। अब क्योंकि वायरल डीएनए इसमें जो बन रहा है इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, वो क्योंकि डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से जो वायरल एलिमेंट्स होंगे यानी नए वायरल सेल्स होंगे वो ना असेंबल हो सकेंगे और ना ही होस्ट सेल को यानी बैक्टीरिया को कालिसिस कर सकेंगे। सच डीएनए स्ट्रैंड्स आर ऑल्सो नोन एज प्लाज्मिड्स। इस तरह के जो डिफेक्टिव जो राइबोसोम होंगे वायरस के, जो कि अब डिफेक्टिव हो गए हैं वायरल डीएनए, उनको प्लाज्मिड भी कहा जाता है। दे आर सर्कुलर एंड कैन बी आइदर इंटीग्रेटेड इनटू द मेन क्रोमोसोम्स। ये इंटीग्रेट हो सकते हैं बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम्स में, यानी इंटीग्रेट मीन्स जोड़ सकते हैं। इन विच केस दे आर रेप्लिकेटेड अलॉन्ग विद द क्रोमोसोम्स एंड पासिस टू द डॉटर सेल्स। उसके बाद ये रेप्लिकेट होंगे उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के और पास हो जाएंगे डॉटर सेल को, और दे आर सेपरेट फ्रॉम इट एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। और कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि ये उससे सेपरेट हो गए और रेप्लिकेट किया इन्होंने इंडिपेंडेंटली। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड इज़ द एफ फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर, यानी एक प्लाज्मिड को जिसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है वो प्लाज्मिड है एफ फैक्टर, जिसको फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। ये क्या करता है, दिस कैन बी ट्रांसक्राइब एट द सेल मेम्ब्रेन। ये ट्रांसक्राइब होता है सेल मेम्ब्रेन पे, किसकी सेल मेम्ब्रेन पे, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे, टू जनरेट एन एफ
एफ प्लस बनाए जनरेट करेगा। उससे क्या होगा, विद इन द सेल एनवेलप में एंड सेल कंटेनिंग एन एफ फैक्टर आर डेजिग्नेटेड एफ प्लस, और वो सेल जिनके एनवेलप पर सेल के सरफेस पर एफ पाइलस मौजूद होगा वो डेजिग्नेटेड क्या कराएंगे, एफ फैक्टर या डेजिग्नेटेड एफ प्लस। अब ये क्या होगा, एफ फैक्टर विल सिंपली ट्रांसफर ए कॉपी टू ए रेसिपिएंट सेल एंड सच ट्रांसफर प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। तो अब इस तरह से ये जो एफ प्लस है या पिली है, इसके ज़रिए जब वो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वायरस की ट्रांसफ़र होगी एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे बैक्टीरिया में, तो इस तरह का प्रोसेस कहलाएगा प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली टू मैनी रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ये इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया को ये जो कॉन्जुगेशन के ज़रिए ये पिली के ज़रिए या एफ फैक्टर के ज़रिए बहुत सारे बैक्टीरिया को ये एक्चुअली ये पिली पे डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतने ज़्यादा बैक्टीरिया में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, एंड ट्रांसपोर्टेड डीएनए में एनकोडेड विद मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्लाज्मिड भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो दिस इज़ अबाउट कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड सर्वाइवल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।